हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी बंजारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी बंजारा। धीरे धीरे रात खिसक चली। प्रभात के फूलों से तारे छू पड़ना चाहते थे। विंध्य की शैलमाला में गिरिपथ पर एक झुंड बैलों की बोझ लादे आता था। साथ के बंजारे उनके गले की घंटियों के मधुर स्वर में अपने ग्राम गीत का आलाप मिला रहे थे। शरद ऋतु की ठंड से भरा हुआ पवन उस दीर्घ पथ पर किसी को खोजता हुआ दौड़ा रहा था। वे बंजारे थे। उनका काम था सरगुजा तक के जंगलों में जाकर व्यापार की वस्तु क्रय विक्रय करना। प्रायः बरसात छोड़कर वे 8 महीने यही उद्यम करते। उस परिचित पथ से चलते हुए वे अपने परिचित गीतों को कितनी बार उन पहाड़ी चट्टानों से टकरा चुके थे। उन गीतों में आशा, उपालंब्य, वेदना और स्मृतियों की कचोट, ठेस और उदासी भरी रहती। सबसे पीछे वाले युवक ने अभी अपने अलाप को आकाश में फैलाया था। उसके गीत का अर्थ था, मैं बार बार लाभ की आशा में लादने जाता हूँ, परंतु हे उस जंगल की हरियाली में अपने यौवन को छिपाने वाली कोल कुमारी, तुम्हारी वस्तु बड़ी महंगी है। मेरी सब पूंजी भी उसको क्रय करने के लिए पर्याप्त नहीं। पूंजी बढ़ाने के लिए व्यापार करता हूँ, एक दिन धनी होकर आऊँगा, परंतु विश्वास है कि तब भी तुम्हारे सामने रंग ही रह जाऊँगा। अलाप लेकर वह जंगली वनस्पतियों की सुगंध में अपने को भूल गए। यौवन के उभार में नंदू अपरिचित सुखों की ओर जैसे अग्रसर हो रहा था। सहसा बैलों की श्रेणी के अग्रभाग में हलचल मची। तड़ातड़ का शब्द, चिल्लाने और कूदने का उत्पात होने लगा। नंदू का सुख स्वप्न टूट गया। बाप रे डाका कहकर वह एक पहाड़ी गहराई में उतरने लगा। गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ नीचे चला, मूर्छित हो गया। हाकिम, परगना और इंजीनियर का पड़ाव अधिक दूर न था। ढाका पड़ने वाला स्थान दूसरे ही दिन भीड़ से भर गया। गौड़ैत और सिपाहियों की दौड़ धूप चलने लगी। एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे फूस की झोपड़ी में ऊषा की किरणों का गुच्छा सुनहले फूल के सदृश से झलकने लगा था। अपने दोनों हाथ पर झुकी हुई एक सांवली सी युवती उस आहत पुरुष के मुख को एकटक देख रही थी। धीरे धीरे युवक के मुख पर मुस्कुराहट और पुरुष के मुख पर सचेतता के लक्षण दिखाई देने लगे। पुरुष ने आंखें खोल दी। युवती पास ही धरा हुआ गर्म दूध उसके मुंह में डालने लगी और युवक को उतनी चोट नहीं थी जितना वह भय से आक्रांत था। वह दूध पीकर स्वस्थ हो चला था। उठने की चेष्टा करते हुए पूछा, मौनी तुम हो? हाँ, चुप रहो, अब मैं चंगा हो गया हूँ, कुछ डरने की बात नहीं। अभी युवक इतना ही कह पाया था कि एक कोल चौकीदार की क्रूर आंखें उस झोपड़ी में झांकने लगीं। युवती ने उसे देखा। चौकीदार ने हंसकर कहा, वाह मौनी, डाका भी डलवाती हो और दया भी करती हो। बताओ तो कौन कौन थे? साहब पूछ रहे हैं। मौनी की आंखें चढ़ गई। उसने दांत पीसकर कहा, तुम पाजी हो, जाओ मेरी झोपड़ी में से निकल जाओ। हाँ, यह कहो तो तुम्हारा मन रीझ गया है इस पर। यह तो कभी कभी तुम्हारा प्याज में पर लेने आता था ना? चौकीदार ने कहा। घायल बाघ सी वह तड़प उठी। चौकीदार कुछ सहमा, परंतु वह पूरा काहिया था। अपनी बात का रुख बदल कर वह युवक से कहने लगा, क्यों जी, तुम्हारा भी तो लूटा गया था, कुछ तुम्हें भी चोट आई है? चलो साहब से अपना हाल कहो, बहुत से माल का पता लगा है, चल कर देख लो। क्यों मौनी, अब जेल जाओगी ना? बोलो, अब से भी अच्छा है हमारी बात मान जाओ। चौकीदार ने पड़ाव से दूर हथकड़ी से जकड़ी हुई मौनी से कहा। मौनी अपनी आंखों की स्याही संध्या की काली माँ में मिला रही थी। पेड़ों के उस झुरमुट में दूर वह बंजारा भी खड़ा था। एक बार मौनी ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वह बोली, मैं किसी को नहीं जानती और ना जानती थी कि उपकार करने जाकर यह अपमान भोगना पड़ेगा। फिर जेल की भीषणता स्मरण करके वह दीनता से बोले, चौकीदार, मेरी झोपड़ी और सब पेड़ ले लो, मुझे बचा लो। चौकीदार हंस पड़ा, बोला, मुझे वह सब ना चाहिए। बोलो, तुम मेरी बात मानोगी? मौनी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, कभी नहीं। नरपिशाच चौकीदार ने बेदर्द होकर
कई थप्पड़ लगाए पर मौनी न रोई न चिल्लाई। वह हठी लड़के की तरह उस मारने वाले का मुंह देख रही थी। हाकिम परगना एक अच्छे सिविलियन थे। वे कैंप से टहलने के लिए गए थे। नंदू ने न जाने उनसे हाथ जोड़ते हुए क्या कहा। वे उधर ही चल पड़े जहां मौनी थी। सब बातें समझकर साहब ने मौनी की हथकड़ी खोल ली और चौकीदार की पीठ पर 2-3 बेंत जमाए और कहा, देख बदमाश, आज तो तुझे छोड़ता हूँ, फिर इस तरह का कोई काम किया तो तुझसे चक्की ही पिसवाऊंगा। असली डाकुओं का पता लगाओ। मौनी पड़ाव से चली गई और नंदू अपना बैल पहचान कर ले चला। वह फिर बराबर अपने उस व्यापार में लगा रहा। कई महीनों बाद एक दिन फिर प्याज में बल लेने की लालच में नंदू उसी मौनी की झोपड़ी की ओर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा झोपड़ी से सब पत्ते के छजान तितर बितर होकर बिखर रहे हैं और पत्थर के ढोंगे अब तब गिरना चाहते हैं। भीतर कूड़ा है जहां वह पहले जंगली वस्तुओं का ढेर देखा करता था। उसने पुकारा, मौनी। कोई उत्तर ना मिला। नंदू लौटकर अपने पद पर आने लगा। सामने देखा पहाड़ी नदी के तट पर बैठी हुई मौनी को। वह हंसता हुआ फूल कुम्हलाया गया था, अपने दोनों पैर नदी में डाले बैठी थी। नंदू ने पुकारा, मौनी। वह फिर भी कुछ ना बोली। अब वह पास आ गया। मौनी ने देखा एक बार उसके मुंह पर कुछ तरावट सी दौड़ गई। फिर सहसा कड़ी धूप निकल आने पर एक बौछार की गीली भूमि जैसे रूखी हो जाती है, वैसी उसके मुंह पर धूल उड़ने लगी। नंदू ने पूछा, मौनी, प्याज मेवा है? मौनी ने रूखेपन से कहा, अब बटोरती नहीं नंदू, बेचने के लिए नहीं इकट्ठा करती। नंदू ने पूछा, क्यों, अब क्या हो गया? जंगल में वही सब तो हम लोगों के भोजन के लिए है, उसे बेच दूंगी तो खाऊंगी क्या? और पहले क्या था? वह लोभ था, व्यापार करने की, धन बटोरने की इच्छा थी। अब वह इच्छा क्या हुई? अब मैं समझती हूँ कि सब लोग ना तो व्यापार कर सकते हैं और ना तो सब वस्तु बाजार में बेची जा सकती है। तो मैं लौट जाऊँ? हाँ, लौट जाओ। जब तक ओस की बूंदों से ठंडी धूल तुम्हारे पैरों में लगे उतने ही समय में अपना पथ समाप्त कर लो। मैं लदान छोड़ दूंगा। मौनी, ओह, यह क्यों? मैं इस पहाड़ी पर निस्तब्ध प्रभात में घंटियों के मधुर स्वर की आशा में अनमनी बैठी रहती हूँ। वह पहुँचने का, बोझ उतारने के व्याकुल विश्राम का अनुभव करके सुखी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को लादने के लिए मैं बोझ इकट्ठा करूँ। नंदू हताश था। वह अपने बैलों की खाली पीठ पर हाथ धरे चुपचाप अपने पथ पर चलने लगा।